नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला अकेडमी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप सभी को मध्य प्रदेश का जो हमारा इतिहास है उसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जो हमारा MPPSC प्री हो, मेंस हो या स्टेट के एग्जाम हो, सभी में अपना वर्तमान समय में रोल अदा कर रहा है और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अगर आप आने वाला MPPSC प्री निकालना चाहते हैं तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आपको मेंस देना है तो तो अगर आपने हमारे एमपी हिस्ट्री के पुराने वीडियो या इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। एकदम मुफ्त, फुल फ्री, ठीक है, एकदम फ्री डले हुए हैं, ठीक है, फुल वीडियो। और तो आप जाइए, आपको कुछ भी ना पे करना है, ना कहीं परेशान होना है। आपको मेरा कंटेंट सामने है, सबसे बेहतर 3-3 4-4 घंटे मेहनत की हुई उसके बाद आपके सामने कंटेंट आता है। तो निश्चिंत रहें, बेस्ट मिलेगा आपको। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार्टिंग से एक से लेके पूरे अभी बस ये हमारा आखिरी लेक्चर रहने वाला है मध्य प्रदेश के इतिहास में। अगर होगा एक आध और कुछ बचा होगा तो मैं और एक लेक्चर ले लूंगा। बाकी हमने इतिहास अब कवर कर लिया है। तो आपको, अगर आपने इतिहास नहीं देखा है तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, पूरा इतिहास पढ़ा है मध्य प्रदेश का और देख लीजिए। तो चलिए भाई, लिंक शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का वीडियो। तो जल्दी से आप सभी के पास जो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कहीं आपका ग्रुप हो तो प्लीज लिंक को शेयर कर दें। जल्दी से लिंक शेयर करें। फिर हम आज का जो हमारा टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका या योगदान, प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्लीज भाई, जो भी है हमारे स्टूडेंट और जो मित्र जो भी हैं, प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। आपको मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा जैसा आप सभी को पता। तो चलिए, लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। क्लियर है? तो देखिए, अभी तक जो पिछला लेक्चर था हमारा, पूरे तो राजवंश मैंने पढ़ा दिए, आप उनको जाकर के देख लीजिए। सारे राजवंश कवर हैं। जो स्पेशल टॉपिक एमपीपीएससी ने अपना निकाला हुआ है उस सारे टॉपिक में कवर करता जा रहा हूं धीरे धीरे, और बहुत सारे मैंने कर दिए। तो इसके पहले हमने विद्रोह, बुंदेला विद्रोह से 2 प्रश्न आए थे पिछले एमपीपीएससी प्री 2019। अभी भी मैंने पिछला लेक्चर मैक्सिमम चीजें बुंदेला विद्रोह से इसके पहले मैं पढ़ा चुका, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने आपको 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में समझा, क्लियर, उससे भी पूरा सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई और जो हमारा आंदोलन स्वतंत्रता के लिए प्रारंभ हुआ, जिससे हमें स्वतंत्रता मिली, तो वो सारा घटनाक्रम हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत तरीके से एक एक करके हम सब समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई स्थापना। तो कब हुई कांग्रेस की स्थापना बताइए? तो ये लिखा हुआ है पहला ही पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कहां हुई? मुंबई में। अध्यक्ष कमेंट करो, सबको पता है, प्लीज कमेंट किया करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, देख रहे हो तो कमेंट क्यों नहीं किया करते हो आप लोग? कमेंट करो, इंटरेस्ट आएगा चीजों को समझने पढ़ने में। तो जल्दी से कमेंट करो, अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। क्लियर? चलो, तो देखो,
अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हमें भारत का भी आंदोलन नहीं पढ़ना है, हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, हमें मध्य प्रदेश का पढ़ना है। तो हमें दूसरा अधिवेशन जो हुआ, कब हुआ? कोलकाता में 1886, अगले ही वर्ष। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, सभी को पता है। उसके आगे आओ, क्या लिखा हुआ है इस अधिवेशन में? मध्य प्रदेश से, अब हमने बोला ही कि मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें। इस अधिवेशन में जो ये दूसरा अधिवेशन हुआ, इसमें मध्य प्रदेश से बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनीस, अब्दुल अजीज ने भाग लिया। पेपर में आ जाता है कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ, निम्न में से किसने उसमें भाग लिया? तो ये चार नाम याद रखना है अपने को, बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनीस और अब्दुल अजीज ने मध्य प्रदेश से इस अधिवेशन में भाग लिया। क्लियर है? आगे चलें। चलो, फिर आपको दिख रहा है सातवां अधिवेशन। तो सातवां अधिवेशन जो हुआ 1891 में नागपुर में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी रहते हैं, गरम दल के नेता कौन? बाल गंगाधर तिलक, जिनका अपने आप में इस स्वतंत्रता आंदोलन में एक सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ 1891 में, और नागपुर पहले मध्य प्रदेश के ही तो अंतर्गत आता था ना उस समय, तो मध्य प्रदेश ही था नागपुर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ 1891, ठीक है। इसमें बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से मध्य भारत, मध्य भारत कहां है भाई साहब? देखो ये है मध्य भारत, आया समझ में? मध्य भारत कहां पर है? तो ये है मध्य भारत। मध्य भारत, ठीक है। जो चंबल का क्षेत्र है उसको लगभग उसके नीचे का जो क्षेत्र सम्मिलित करके मध्य भारत बोल दिया जाता था, ठीक है। ये तो उसके बाद अगर हम बात करें मालवा, मालवा आपको पता ही है, मालवा सब कुछ मैप में एकदम क्लियर, ठीक है। कि जो नागपुर, नागपुर कहां था? ये महाराष्ट्र में है नीचे की ओर, ठीक है। यहां कहीं नागपुर, क्या है? नागपुर, ठीक है। तो नागपुर, सॉरी एक सेकंड, नागपुर, ठीक है, नागपुर लिखा है। तो ये है यहां पर नागपुर। अब नागपुर में 1891 का समय है और यहां चल रहा है क्या? अधिवेशन, सातवां अधिवेशन। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और मालवा में शिवाजी उत्सव मनवाया। क्या? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कहां कहां? मध्य भारत क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र, ठीक है। कब? 1891 नागपुर में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे चलो, लिखा हुआ है 1900 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। ये कई बुकों ने 1899 भी कई लोगों ने लिखा है, 1899 से 1900, ठीक है, कुछ इस तरह। लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भी हुआ ऐसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था? 1900 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरि सिंह गौर शामिल हुए। पेपर में आ सकता है, अच्छा प्रश्न है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ इसमें मध्य प्रदेश की ओर से कौन शामिल हुआ? तो हम बता देंगे, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी थे वो क्या हुए? इस लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश से शामिल। इन्होंने क्या मांग की? उसमें मांग भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मांग ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन्होंने नए विभाग, इन्होंने उस अधिवेशन में कहा, सिफारिश की कि आप नए विभाग बनाइए, प्रशासन को शासन से अलग रखिए, क्योंकि अगर शासन ही प्रशासन करेगा तो वो अपने हिसाब से सारी चीजें बना के रखेगा, परंतु प्रशासन और शासन के बीच प्रशासन अलग कर दिया जाता है तो फिर चीजें बेहतर होने की ज्यादा संभावना है। तो इन्होंने कहा नए विभाग बनाइए तथा शासन को प्रशासन से अलग कीजिए,
ठीक है, तो ये मांग याद रखना है इनकी। और इन्होंने 1904 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का घनघोर विरोध किया। किसने? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। क्या किया कि 1904 ईस्वी में अंग्रेजी की जो शिक्षा पद्धति थी इसका घनघोर विरोध किया। ठीक है, चलिए, अब इसी समय क्या हो रहा था कि दो अखबार भी छापे जा रहे थे स्वतंत्रता को लेकर के। कहीं ना कहीं जो एक संचार का साधन था उस समय, अखबार क्या थे? हर जनमानस के पास आसानी से पहुंचने वाला एक संचार का माध्यम। उस समय ये टीवी वगैरह ये सब तो चलती नहीं थी कि टेलीफोन, या फिर जैसे आज डिजिटल माध्यम से लोग इकट्ठे बिना हुए भी कोई भी मैसेज लोगों तक पहुंचा देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो वो डिलीवर हो जाती है लोगों तक बिना इकट्ठे हुए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो मात्र एक अखबार था जो लोगों तक संचार का माध्यम था और इस जो आंदोलन की आग जलाए रखने का एक माध्यम। तो खंडवा से एक समाचार पत्र छापा जाता है, था कौन? सुबोध सिंधु। पेपर में आ जाएगा सुबोध सिंधु कहां से छापा जाता था? खंडवा। ये लोकेशन भी मैंने आपको बता दी, खंडवा दक्षिणी जिला है। ठीक है, और पूर्वी निमाड़। कौन सा? पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ कौन सा है? कमेंट करो जल्दी। और दूसरा जो अखबार छापा जाता था वो आपको दिख रहा है जबलपुर टाइम्स। क्या लिखा है? जबलपुर टाइम्स। जबलपुर से छापा जाता था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल अदा कर रहा है। क्लियर है अभी तक की कहानी? प्रारंभ हुआ है यहां से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। ठीक है, धीरे धीरे हमने 3 स्टेप समझे कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 4 लोग मध्य प्रदेश से गए। 7वां अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में ही पहले नागपुर था 1891 में हुआ। इसमें बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मध्य भारत और मालवा में गणेश उत्सव मनाया गया। उसके बाद 1900 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरि सिंह गौर शामिल हुए। इन्होंने शासन और प्रशासन को अलग करने की मांग उठाई। उसके बाद 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का इन्होंने घनघोर विरोध किया। ठीक है, और इसी दौरान 2 समाचार पत्र मैंने बताए, सुबोध सिंधु जो खंडवा से छापा जाता था और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल अदा किया। एक न्यूज़पेपर और था करमवीर। वो किसके द्वारा छापा जाता था? तो वो जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे इनके द्वारा करमवीर छापा जाता था। चलिए, अब चलते हैं आगे। तो देखिए, जब 1904 तक हमने बात कर ली, अब आया 1906 का समय। ये ले क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ जबलपुर से हुआ। ठीक है, अब क्या था? 1906 का समय आ गया और ये है जबलपुर। कहां है भाई जबलपुर? तो इस क्षेत्र में यहां सब बैठे थे, और यहां बैठे थे तो क्या किया है ना, देखो कब का टाइम है? 1906 ईस्वी। आज से 120 कितने हुए? 120 ही हुए ना, तो समथिंग 100 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ हुआ जबलपुर से। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र एवं हरि सिंह गौर शामिल हुए। इस राजनीतिक गतिविधियों में एक गुट बनाया गया, गुट गुट बोल सकते हैं या फिर एक संगठन बनाया गया। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र और हरि सिंह गौर तीनों लोग मिले और यहां से इन्होंने जबलपुर से 1906 में राजनीतिक गतिविधि प्रारंभ की। फिर देखो, इसी जबलपुर से 1907 में क्या हुआ? क्रांतिकारी दल का गठन। वहां राजनीतिक दल का गठन हो गया 1906 में। एक साल बाद ही क्या हुआ कि यहां यही क्रांतिकारी दल का गठन हो गया। इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ? जबलपुर। कब हुआ? 1907।
क्लियर है। चलो, फिर इसी जबलपुर में एक चीज और होती है, तीसरी चीज बता रहा हूं जबलपुर की, कि होम रूल लीग जो था, होम रूल लीग की एक इकाई का भी यहां गठन किया गया। इसका होम रूल लीग का जब गठन हुआ तो उसकी जो इकाई होता है ना, कि हर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय बोल सकते हैं, पेपर में आ जाए कि मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की इकाई कहां स्थापित की गई, जबलपुर। तीन चीजें बताएं जबलपुर की अभी तक। 1906 राजनीतिक गतिविधि का प्रारंभ, रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र और हरि सिंह गौर शामिल। एक साल हुआ 1907 क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में। फिर 1915 के समथिंग की बात है, होम रूल लीग जो था उसकी एक इकाई या शाखा यहां पर स्थापित की गई, कहां, जबलपुर। क्लियर। चलिए, अब क्या होता है कि एक जगह आपको दिख रही है खंडवा। चलिए पहले सिवनी देखते हैं। ये सिवनी आपको मैंने लोकेशन बताई, दक्षिण पूर्वी बालाघाट छिंदवाड़ा का पड़ोसी जिला, कौन, सिवनी, दक्षिण की ओर। तो यहां लिखा हुआ है 1916 ईस्वी में सिवनी में एक सत्याग्रह किया गया और वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष इसी सिवनी से प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी अगर वास्तविक संघर्ष मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुआ तो वो सिवनी से, कब, 1916 ईस्वी में यहां एक सत्याग्रह किया गया और यहां से वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ। अब जब प्रारंभ हुआ तो देख, ये इस तरफ लिखा हुआ है खंडवा। चलिए खंडवा पर चलते हैं, पेन बदल लेता हूं, एक सेकेंड। चलिए, तो खंडवा, अब पहुंच गए हम कहा, खंडवा। जब हम खंडवा पहुंचे तो देखो यहां क्या हुआ। 20 मार्च 1919 का समय था। कब का था भाई, 20 मार्च 1919 का समय था। इसमें क्या हुआ, मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। क्या हुई भाई, राजनीतिक प्रांतीय। अब देखो 1906 में तो क्या हो गया कि जबलपुर में राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ हुआ, परंतु 1919 में अब बैठकें स्टार्ट। तो मध्य प्रांत की राजनीतिक परिषद की बैठक हुई और इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया, दादा दादा साहब खापर्डे। कैसे कैसे नाम थे बताओ, होंगे नाम, दादा साहब खापर्डे, ठीक है, इसके क्या थे, अध्यक्ष। इसमें भाई क्या हुआ, इसमें रॉलेट एक्ट आया था उसी समय। तो रॉलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित हुआ कि हम रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, कहां पे, खंडवा, जो है पूर्वी निमाड़। ठीक है, इस खंडवा में प्रांतीय राजनीतिक परिषद की 1919 में बैठक हुई। इसके अध्यक्ष दादा साहब खापर्डे थे और इसमें रॉलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव को पारित किया गया। क्लियर है कि हम रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं। 1919 के समय रॉलेट एक्ट आया था, बिना वकील बिना दलील का कानून था, जिसका पूरे भारत में क्रांतिकारियों के साथ जो भी हमारे नरम दल के नेता भी थे, सभी ने मिलकर विरोध किया। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में खंडवा में मीटिंग हुई और प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अध्यक्ष दादा साहब खापर्डे थे। क्लियर है ना, आया समझ में ना। चलिए, फिर यहां क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है, इस तरफ ऊपर आते हैं भाई, ये जबलपुर का ही बात होगी। अब आगे चल के देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध, 1920 के समथिंग क्या हुआ, असहयोग और खिलाफत आंदोलन को मध्य प्रदेश में, अब पेपर में आ जाए कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का मध्य प्रदेश में किसने प्रचार प्रसार किया। अच्छा प्रश्न है, क्या है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को किसने संगठित किया। जो ये असहयोग आंदोलन था गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ और खिलाफत आंदोलन
दोनों को मध्य प्रदेश में किसने बढ़ाया? तो असहयोग आंदोलन को जो बढ़ाया वो प्रभाकर ढुंडीराज। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, पेपर में कभी आने वाला है, याद रखना। प्रभाकर ढुंडीराज। और खिलाफत आंदोलन अब्दुल जब्बार खान। इसने अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन को संगठित किया और असहयोग आंदोलन को प्रभाकर ढुंडीराज। सामने लिखा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जबलपुर में असहयोग आंदोलन में, अब जबलपुर में भी असहयोग आंदोलन भड़क रहा था। इसमें विक्टोरिया टाउन हॉल है जिसका वर्तमान नाम गांधी भवन। पेपर में आ जाए विक्टोरिया टाउन हॉल कहां पर है? आप एमपीपीएससी प्री 2020 के एग्जाम में बैठे हो, टाउन हॉल पूछ लिया, विक्टोरिया टाउन हॉल कहां पर है? जबलपुर। इसका वर्तमान नाम गांधी भवन। क्लियर। यहां पर क्या हुआ, दमोह निवासी प्रेमचंद उस्ताद थे, इन्होंने इस विक्टोरिया टाउन हॉल पर अपना झंडा फहरा दिया। मध्य प्रदेश में जो टाउन हॉल है जबलपुर में, जिसका वर्तमान नाम गांधी भवन है, इस पर दमोह के निवासी, दमोह कहां है भाई? दमोह यहां है, ये सिर्फ निवासी थे। फहराया इन्होंने कहा? विक्टोरिया टाउन हॉल जो वर्तमान में गांधी भवन है, यहां पर इन्होंने झंडा है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो आप, जल्दी से लो भाई। पीडीएफ मैंने बताया था क्या रीजन है, पीडीएफ में इसलिए नहीं देता कि 3 से 4 जगह से शिकायत आ चुकी है मेरे पास कि आपका नाम हटा के उन्होंने अपना नाम डाल दिया है और पब्लिश कर दिया है चारों तरफ। मैंने एक दिन नाम भी बताया था उस अकाउंट का, अगर आप सभी ने देखा हो तो। मैं सिर्फ मजबूर हूं, बाकी मैंने सब कुछ फ्री दे दिया, पूरी मेहनत सबको परोस दी कि ये रखिए खा लो, फिर भी नहीं खा रहे हो आप लोग। तो प्लीज यार शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और आप कंटिन्यू वीडियो देखो, आपको सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। एमपी की हिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ाई होगी इस तरीके से जो मैं फ्री दे रहा हूं, तो प्लीज पढ़ो अच्छे से। चलो, तो अभी तक की कहानी हमने समझी कि जो हमारा जबलपुर था, इसमें 2 से 3 गतिविधियां हुई। एक खंडवा में गतिविधि हुई, एक सिवनी में गतिविधि हुई। इसके बाद अब क्या होता है कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह, अभी अभी मैंने बताया था ना कि जो दमोह के, ये देखिए ना, एक सेकंड, ये थे ना दमोह के प्रेमचंद उस्ताद जी, इन्होंने झंडा फहरा दिया था। तो इसके ही बाद जस्ट क्या होता है, झंडा सत्याग्रह। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सब जगह पूछा जाता है। जबलपुर झंडा सत्याग्रह मेंस में 3 नंबर से भी पूछा जाता है और 5 नंबर के अब हो गए तो उसमें भी पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली जबलपुर झंडा सत्याग्रह की, इसलिए प्री और मेंस स्मार्ट स्टडी करो आप और इससे ही उसके आंसर बनाने की कोशिश करो। आगे चल के मैं आपको मेंस की भी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। तो देखिए, जबलपुर झंडा सत्याग्रह क्या लिखा हुआ है, जबलपुर झंडा सत्याग्रह। तो आप सभी ने सुना ही होगा, कब हुआ? 8 मार्च 1923। कब हुआ भाई? 8 मार्च 1923। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें जबलपुर झंडा सत्याग्रह में, सुनो। असहयोग आंदोलनकारी, अब असहयोग आंदोलन मैंने बताया था कौन नेतृत्व कर रहा था मध्य प्रदेश में, अभी अभी मैंने पिछले पेज में बताया है। कमेंट करो जल्दी से भाई, कमेंट करो आप। अभी अभी पिछले पेज में मैंने बताया है कि असहयोग आंदोलन को कौन मध्य प्रदेश में संगठित कर रहा। तो लिखा हुआ है 8 मार्च 1923 में असहयोग आंदोलनकारी अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान में। जब ये अजमल खां और कांग्रेसी कहां पहुंचे? ये पहुंचे जबलपुर।
जब जबलपुर पहुंचे तो जबलपुर नगर पालिका भवन, अब ये नगर पालिका में होता है क्या, जबलपुर नगर पालिका का जो भवन था वहां झंडा फहराया गया। ठीक है, एक रणनीति बनाई गई कि जो एक असहयोग आंदोलनकारी हैं अजमल खां और अन्य कांग्रेसी, इनके सम्मान में हम जबलपुर की नगर पालिका में झंडा फहरा और फहरा दिया। परंतु क्या होता है, पुलिस कमिश्नर वहीं आ जाता है। ठीक है, जैसे ही नगर पालिका जो जबलपुर का है उसमें झंडा फहराया गया और वैसे ही पुलिस कमिश्नर वहां पर आ जाता है और उसने क्या किया, वो झंडा उतरवा दिया, बोले उतारो इसको, और पैरों के तले कुचल दिया। अब जब पुलिस कमिश्नर पैरों के तले कुचल देगा तो जो भी आंदोलनकारी थे सबको गुस्सा आ गया और इन्होंने फिर से पुनः झंडा फहराने का संकल्प लिया और पुनः नीचे लिखा हुआ है, शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, अगस्त 1923 में पुनः क्या हुआ, झंडे को फहराया गया। ठीक है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, एक नाम लिखा है ऊपर यहां सुंदरलाल, दूसरा नाम लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नाम लिखा है देवदास गांधी, चौथा नाम लिखा है राम गोपालाचार्य। क्लियर, ये चार प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे इस झंडा सत्याग्रह के। सुंदरलाल जी को 6 माह का कारावास हुआ, जो सुंदरलाल जी थे इनको 6 माह का कारावास हुआ इस झंडा सत्याग्रह में। क्लियर है, इसमें अन्य इनके साथी थे सरोजनी नायडू, सुन लीजिए, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, कंछेरीलाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद, ये क्या थे इनके अन्य सहयोगी। इसके अलावा और भी थे, जैसे नाथूराम हुआ, नरहरि अग्रवाल हुआ, लक्ष्मण सिंह चौहान हुए और सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना नाम, ये सुभद्रा कुमारी चौहान भी पूछा जा सकता है। इस जबलपुर झंडा सत्याग्रह में क्या थी, भागीदार थी कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरहरि अग्रवाल, और ये नाथूराम, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह चौहान, ये 4-5 और थे जो अन्य सहयोगी थे। मेन जो नेतृत्वकर्ता थे वो 4 थे, सुंदरलाल, राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य। क्लियर हुआ ये झंडा सत्याग्रह कि जो हमारे असहयोग आंदोलनकारी थे अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान में जो झंडा फहराया गया नगर पालिका भवन में, उसको पुलिस कमिश्नर ने उतरवाया और पैरों तले कुचल दिया, जिससे आंदोलनकारी गुस्सा हो गए और पुनः झंडा अगस्त 1923 में फहराया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया, प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राम गोपालाचार्य थे। इसके अलावा नाथूराम, नरहरि अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह चौहान जी क्या थे, इसमें भागीदार थे। क्लियर है, चले हम आगे। तो ये था जबलपुर का झंडा सत्याग्रह। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपको दिख रहा है जंगल सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी उसी तरीके से एमपीपीएससी प्री और मेंस में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ही। किसी न किसी सत्याग्रह से इस बार प्रश्न 500% देख लेना, 100 नहीं पूरे 500%। चलिए, ये लिखा हुआ है जंगल सत्याग्रह कब हुआ भाई, झंडा सत्याग्रह हुआ 1923 में। ठीक है, 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या होता है, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, जंगल सत्याग्रह होता है 1930 ईस्वी में, और कहां होता है, घोड़ा डोंगरी टोरिया, टोरिया जंगल सत्याग्रह नाम से भी इसको बोला जाता है, क्या, टोरिया। तो घोड़ा डोंगरी या टोरिया, और घोड़ा डोंगरी कहां है, तो मैप में चलो, ये बैतूल दिख रहा है ना, इसमें इसके ही अंतर्गत एक तहसील है घोड़ा डोंगरी। क्लियर, बैतूल जिले के अंतर्गत ही आती है क्या, घोड़ा डोंगरी तहसील, यहीं पर स्थान है टोरिया। ठीक है, तो 1930 में होता है जंगल सत्याग्रह। इसमें क्या होता है, घोड़ा डोंगरी और टोरिया जंगल के आसपास का क्षेत्र होता है।
ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, आदिवासी सत्याग्रह। इसमें गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। ये गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उससे ये प्रेरित था। क्लियर। इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे, तो कुछ एक साथ बहुत सारे लोग आए थे। प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात करें हम, फिर हम अन्य की बात करेंगे, तो यहां पे गुंजन सिंह कोरकू, और या इसका अन्य नाम है गर्जन सिंह कोरकू, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये जो जंगल सत्याग्रह था घोड़ा डोंगरी का, आपको पता होगा बैतूल में कोरकू जनजाति है, ठीक है, इसीलिए इसको आदिवासी सत्याग्रह बोला गया। अगर आप मेंस लिख रहे हैं एमपीपीएससी का, तो ये शब्द अच्छे हैं जो यूज करें आप, कि आदिवासी सत्याग्रह था। जांचने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इसको ये भी पता है कि ये क्या था, जंगल सत्याग्रह, और ये जंगल सत्याग्रह आदिवासी सत्याग्रह। क्लियर। नेतृत्वकर्ता प्रमुख गंजन सिंह कोरकू या गुंजन सिंह कोरकू, ठीक है। इसके साथ कौन था, एक बंजारी सिंह कोरकू। तो दो नाम याद रखने आपको इस जंगल सत्याग्रह से प्रमुख, एक गुंजन सिंह कोरकू और दूसरा था जो बंजारी सिंह कोरकू। इसके अलावा डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी और एक ओखा लोहार था। ये लिख रहा है ना ओखा लोहार, तो एक ओखा लोहार था, डीपी मिश्रा था, लाला वाजपेयी। इसमें हुआ क्या था कि इनके आह्वान पर सभी आदिवासी हाथ में लाठी और कम्बल लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जंगल में आ गए। जंगल जो सत्याग्रह था, इसमें हुआ क्या था, तो जो गुंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू था, इसने आवाहन किया, और आवाहन करने पर सभी आदिवासी भाई हाथों में लाठी और कंधे पर एक कम्बल लेकर के जंगलों में आ गए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। अब ये जंगल में आके क्या कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं संगठित हो रहे थे जंगल में आकर के। ठीक है। शहरों में अंग्रेज इनको सभाएं करने नहीं देते थे, तो ये जंगल में आ गए, और जंगल में इन्होंने क्या किया, घास काटी। जो जंगल में रेंजर ऑफिसर रखा हुआ था, किसने, बिना उनकी इजाजत के वहां घास भी नहीं काटी जा सकती थी, अंग्रेजों ने वहां रेंजर रखा हुआ था, और वहां पर जाकर इन आदिवासियों ने घास को काटा। ठीक है। उस जंगल में सिपाहियों के मना करने के बावजूद कि ये जंगल में आपने घास काटने की परमिशन किससे ली, परंतु इन्होंने घास काटी। इनको तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से कुछ ना कुछ वो करना था, क्योंकि सीधी सी बात है कि अंग्रेज परेशान हो और यहां से भागे, हम अपने सत्याग्रह को आगे लेकर के जाएं। ठीक है। तो ये जो जंगल सत्याग्रह था, इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता गुंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, जिसके आह्वान पर सभी आदिवासी जंगल में लाठी और कंधे पर कम्बल लेकर आए, और वहां पर इन्होंने घास काटी। इसमें अन्य नेतृत्वकर्ता एक ओखा लोहार था, याद रखना नाम, पीएससी में आ गया ओखा लोहार, परेशान हो जाओगे। डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी। ओखा लोहार इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और यही जंगल सत्याग्रह सिवनी में भी हो रहा था। कहां पर है भाई सिवनी, तो ये है बैतूल के बाद छिंदवाड़ा आता है, यहाँ छिंदवाड़ा के बाद ये सिवनी आता है। मैप में देखो लोकेशन जल्दी से, ये बैतूल है घोड़ा डोंगरी, बीच में छिंदवाड़ा आता है, और ये है सिवनी। तो सिवनी में जो नेतृत्व किया इस जंगल सत्याग्रह का, वो दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता ने क्या किया, सिवनी में एक बगीचा है चंदन बगीचा, इसमें घास काट कर सत्याग्रह किया। अब बगीचे की घास काट रहे हैं, तो अंग्रेज जो वहां पर अफसर था, उसने मना किया कि भाई चंदन बगीचे की घास क्यों काट रहे हैं, तो इन्होंने बोला हम तो काटेंगे, और घास काट कर इन्होंने सत्याग्रह किया। कब की बात है भाई, 9 अक्टूबर 1930। उसी समय बैतूल में जो नेतृत्व किया वो गुंजन सिंह कोरकू और उसका ही साथी बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है। और एक ओखा लोहार। सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता जी ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है। और चंदन बगीचे में घास काटी।
क्लियर है? आया समझ में? तो जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैं नाम बता रहा हूं या जो भी मैंने सन बताई है, जो भी है, आप अच्छे से पढ़िएगा। पेपर में बिल्कुल प्रश्न आपको इन्हीं में से सब मिल जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब मिल जाए। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने? चलिए, अब आपको दिख रहा है चरण पादुका नरसंहार। क्या दिख रहा है भाई? चरण पादुका नरसंहार। ये कब हुआ? अब हम 1930 तक पहुंच गए थे, जहां पर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, 30 में हुआ जंगल सत्याग्रह। अब हम पहुंच चुके हैं क्या? चरण पादुका नरसंहार। चलिए, इसके पहले अच्छा एक ये और पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं चरण पादुका को। पहले हम नमक सत्याग्रह और पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था भाई? तो जब दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का 1930 में, उसी समय जबलपुर में नमक सत्याग्रह किया गया। ठीक है, देखिए 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 का टाइम था। और इस नमक सत्याग्रह जो था, नमक कानून के खिलाफ, जो सरकार ने नमक बनाने पर टैक्स या कर लगा दिया था, उसके विरोध में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं आग भड़क चुकी थी। सभी ने अपनी अपनी जगह नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो जबलपुर में 1930 में क्या हुआ? नमक कानून तोड़ा गया और इसको नमक सत्याग्रह बोला गया जबलपुर का। नेतृत्व किया सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र। ऐसे याद कर लेना। नमक क्या होता है? दुकान में मिलता है ना, और सेठ लोग बेचते हैं ना नमक। सेठ लोग होते हैं वही नमक बेचते हैं ना दुकान में बैठ के। तो ऐसे याद कर लेना, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। अब इसीलिए तो हमने किया कि भाई नमक चाहिए, फ्री में कैसे बेचेंगे। ऐसा सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, कि जो नमक सत्याग्रह 1930 जबलपुर का था, उसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास जी ने किया। इनके साथ द्वारका प्रसाद मिश्र भी। क्लियर है? चले आगे, चलो। तो देखिए, ये था जबलपुर। जो शिवनी में मैंने बताया था अभी, नमक जंगल सत्याग्रह में बताया था एक नाम शिवनी में, दुर्गा शंकर मेहता, अभी अभी बताया था। ये था सिवनी। सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता एक नाम। तो ये कहीं ना कहीं सिवनी जिले के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने भी क्या किया कि जबलपुर में जिस प्रकार सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसका नेतृत्व किया, उसी प्रकार नीचे आओ शिवनी। शिवनी में नमक कानून किसने तोड़ा? दुर्गा शंकर मेहता जी ने। इन्होंने एक गांधी चौक है यहां पर, इस गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। किसने? दुर्गा शंकर मेहता जी ने। क्या किया? गांधी जी के आवाहन पर गांधी चौक सिवनी जिले में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके चलते क्या हुआ? दुर्गा शंकर मेहता को जेल भी हुई। शिवनी जेल है जो एक, इसमें अगर पेपर में पूछा जाता है कौन कौन रहा, तो सुभाष चंद्र बोस, द्वारका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस, विनोबा भावे और एच बी कामत इस सिवनी जिले की जेल में बंद रहे हैं। अगर पेपर में आ जाता है सुभाष चंद्र बोस किस जेल में मध्य प्रदेश की कुछ समय रहे, तो शिवनी। द्वारका प्रसाद मिश्र तो शिवनी, शरद चंद्र बोस तो शिवनी, विनोबा भावे, जो आचार्य विनोबा भावे थे, वो भी इस सिवनी की जेल में कुछ समय रहे। क्लियर? नमक सत्याग्रह दो जगह हुआ मध्य प्रदेश में, एक जबलपुर 1930, जिसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्रा ने किया। इसके अलावा शिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। क्लियर है? चलो, यहां आपको अब एक चीज और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दिख रही है, चरण पादुका नरसंहार छतरपुर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
आपको आने वाले समय में इस जो अभी पेपर आ रहा है देखना, आप चरण पादुका से एक प्रश्न जरूर होगा। चरण पादुका अपने आप में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते हैं हम चरण पादुका। तो चरण पादुका नरसंहार में क्या लिखा है, कब हुआ, 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन था, सर्दियों का समय, और ये 1931 की बात है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। अभी अभी बताया ही कि चरण पादुका जो छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। इसे हुआ क्या, चलो पहले लोकेशन बताते हैं, फिर बताते हैं हुआ क्या। ये कहां है, मध्य प्रदेश में उर्मिल नदी है। ठीक है, उर्मिल नदी है मध्य प्रदेश के छतरपुर और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में। ठीक है, तो ये क्या थी, उर्मिल नदी का तट था, सिंहपुर स्थान था। ये छतरपुर जिले का नौगांव है, उसके ही पास एक सिंहपुर जगह है, सिंहपुर का वो स्थान था, उर्मिल नदी का तट था। इसमें क्या हुआ, 21 लोगों की मृत्यु हो गई और घायल कितने हुए, 26। ठीक है, अब भाई चरण पादुका को जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों बोलते हैं बताइए। तो इसलिए बोलते हैं क्यों, क्या हुआ था कि ये जो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन था, सभी लोग इस सिंहपुर उर्मिला नदी के तट पर बैठकर सभा कर रहे थे। जिस प्रकार जलियांवाले बाग में भी गांधी जी के आह्वान पर सभी लोग बैठक कर रहे थे, उसी प्रकार यहां पर भी क्या था, यहां पर चरण पादुका में लोग बैठ करके सभा कर रहे थे। क्या होता है कि जनरल फिशर आता है, नाम याद रखना, इससे प्रश्न होगा। ठीक है, जनरल फिशर आता है और ये क्या कर देता है, उस जो शांति पूर्वक बैठकर आम सभा हो रही थी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता। शांतिपूर्ण हो रही थी बैठक, वहां कुछ ऐसा नहीं होने वाला था कि क्रांतिकारी छुपे थे और हमला करने वाले थे। बस एक मीटिंग हो रही थी शांतिपूर्वक अंग्रेजी के शासन के खिलाफ। ठीक है, तो जनरल फिशर आता है और इन शांत बैठे हुए लोगों पर आम सभा में अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 26 लोग घायल हो जाते हैं। इसमें प्रमुख शहीद, यहां से पेपर में प्रश्न एकाध कोई हो सकता है, सुंदरलाल बरोहा। ये क्या था, पिपट जगह है, पिपट छतरपुर में ही है पिपट, इसमें एक व्यक्ति रहता है सुंदरलाल बरोहा, ये शहीद हो जाता है। इसके अलावा हलकाई अहीर, ये हलकाई यादव या अहीर जो थे, ये भी इसमें शहीद, कहां के, बंधैया के थे। इसके अलावा खिरवा के धर्मदास, खिरवा स्थान है यहाँ के धर्मदास जी, तथा गुना, गुना से भी लोग आए थे, सोचो, गुना के रामलाल जी क्या हो जाते हैं, इसमें शहीद हो जाते। इसमें चरण पादुका नरसंहार, आगे मैं फोटो भी दिखाऊंगा, पहले समझ। तो इसमें क्या होता है, जो बच जाते हैं उनको बाद में होती है कार। कितने लोगों को, 21 लोगों को, जिसमें सरजू दहुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी एमपीपीएससी ने बोधन दहुआ पूछा था, अब ये सरजू दहुआ अगर पूछ लिया जाए तो परेशान हो जाओगे। तो सरजू दहुआ को 4 वर्ष की सजा हुई, इसको अलग 1 साल ज्यादा की हुई थी, इसलिए सिर्फ इसका नाम याद रखो, इसी का भी। अन्य जो 20 थे इनमें टोटल 21 को कारावास हुआ, 20 एक तो हो गया सरजू दहुआ, इसको 4 साल का हुआ, जो अन्य हुए उनको 3 वर्ष की सजा हुई, तो बाकियों को 3 की हुई। लेकिन ये सूरज दहुआ को स्पेशल ट्रीटमेंट 1 साल का दिया गया, 4 साल की सजा दी गई। ठीक है, इसलिए सरजू दहुआ का नाम याद रख लेना, ये चरण पादुका नरसंहार से संबंधित है। कौन, सरजू दहुआ। और इसमें जो जनरल फिशर का नाम भी याद रखना,
स्थान कहां था? तो सिंगापुर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। सरयुद्ध हुआ नाम याद रखना है। कब हुआ? 14 जनवरी 1931। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, उर्मिल नदी तट पर सिंगापुर। क्लियर? इतनी चीजें याद रख लेना। और 3-4 मैंने शहीद बताए हैं, सुंदरलाल बरोहा, हलकाई अहीर, धर्मदास और रामलाल इसमें शहीद हुए। क्लियर है? आगे समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा, एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जबलपुर में ही फिर देखिए, ये 1931, इसके बाद आता है 1939। क्या होता है? त्रिपुरी अधिवेशन। तो जबलपुर में ही त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सुभाष चंद्र बोस। क्यों बनाए गए? इसकी भी कहानी सुन लो कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उस समय कांग्रेस के ही एक नेता थे, और दूसरी ओर था एक पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जिनका नाम आप लोगों ने सुन ही रखा। मध्य प्रदेश के प्रथम क्या थे? राज्यपाल। तो दो लोग थे, एक कैंडिडेट था ये सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे थे ये पट्टाभी सीतारमैया। जो ये पट्टाभी सीतारमैया थे, ये गांधी जी के सपोर्ट। गांधी जी ने खड़ा किसको किया? पट्टाभी सीतारमैया को। और अन्य जो खड़े हुए इनके विपक्ष में, वो हुए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान से सुनना कि एक जो गांधी जी ने जिनको समर्थन दिया, वो पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु। तो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश में 1939 में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि इन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया। और गांधी जी का कैंडिडेट कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। कितने वोट से? 203 वोट। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। 203 वोट से सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को पट्ट कर दिया, या गिरा दिया, या पटक दिया। ठीक है, किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। कितनी वोट से? 203 वोट से। तो यही क्या होता है, इतिहास में बोला जाता है कि ये क्या था? त्रिपुरी संकट। क्या था? त्रिपुरी संकट। भाई, त्रिपुरी संकट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि यहां पर धर्म संकट खड़ा हो गया कि जो राष्ट्रपिता थे बापूजी, कौन? महात्मा गांधी, इनका जो कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गया। गांधी जी का कैंडिडेट, सोचो, जब जो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनकी छवि कितनी बड़ी थी अपने आप में, कि गांधी जी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो 1-2 वोट नहीं, पूरे 203 वोट से हारा। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 203 वोट से हार गया। 203 मत खिलाफ पड़े पट्टाभी सीतारमैया के, और गांधी जी को धर्म संकट हो गया, और गांधी जी हताहत हो गए, मन में ही परेशान हो गए कि मेरा कैंडिडेट हार गया। ये बात सुभाष चंद्र बोस को थोड़ी सी बुरी लगी कि बापू मेरी वजह से परेशान है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत मानते थे महात्मा गांधी को। और सोचिए, महात्मा गांधी जी स्वयं उनको हराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा किए हुए थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल दिल से, तहे दिल से मानते थे बापू को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? बापू को का मन दुखी देख करके बोला, बापू आप दुखी मत होइए, मैं इससे रिजाइन कर दूंगा, इस पद से। ठीक है, तो ये था त्रिपुरी संकट, जब क्या हुआ कि गांधी जी का ही कैंडिडेट हार गया 203 वोट से, और सुभाष चंद्र बोस इसमें विजयी हुए। तो स्वयं दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला, बापू आप दुखी मत हो और मैं रिजाइन कर दूं। बताओ कितना गलत हुआ। और उसके बाद वो पार्टी से ही इस्तीफा दे देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस, कि हम आपको बहुत मानते हैं, परंतु विचारों में मतभेद है, हम थोड़ा सा अन्य विचार के हैं, आपको हम राष्ट्रपिता मानते हैं। और सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, क्लियर। बापू, तो आप ये इसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया और फिर वो अन्य तरीके से अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखी। ये था त्रिपुरी संकट, ठीक है। चले अब हम आगे चलो। अच्छा, आपको इमेज भी दिखा देते हैं चरण पादुका की ओर। ये क्या है भाई, चरण पादुका। 1931 फिशर के द्वारा हमला, ठीक है। और इसमें जो सरजू हुआ था वो, उसको 4 साल की सजा हुई, ठीक है। 1931 में जनरल फिशर के द्वारा, स्थान था क्या क्या था, सिंहपुर, छतरपुर जिले में है। और इसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। देखिए इतना बड़ा हत्याकांड हुआ ये, और सिर्फ एक इन्होंने लगा दी ये इस प्रकार से। ये भी अभी बना है, कुछ भी नहीं था यहाँ पर पहले, अब एक मसाल बना दी और एक ये खड़ा हुआ पिलर खड़ा कर दिया, ठीक है। और ये बाउंड्री चारों तरफ बना दी, सिर्फ इतना, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दे दी। आज भी कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों बोला जाता है, क्योंकि शांतिपूर्वक बैठे थे और आधाधुंध गोली चला दी, और ये सिर्फ कहीं ना कहीं आहत करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया, और इन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, ठीक है। चलिए अगली अगली फोटो मैंने दिखाई है, क्या ये अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन। तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी इतने हताहत हो गए थे जब ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे 203 वोट से, ठीक है। ये जीत गए तो क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन में ये दोनों का चित्र है, एक तरफ सुभाष जी बैठे हैं, दूसरी तरफ बापू। और इसमें क्या हुआ कि जब हार गया गांधी जी का कैंडिडेट, तो मिलने के लिए गए कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। और गांधी जी से इन्होंने इसी समय बोला था कि आप परेशान मत होइए, मैं इस पार्टी से ही रिजाइन दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया। चले आगे चलो, देखो कुछ इस तरीके से ये जीत हुई थी जब, मतलब अलग ही अपने आप में स्थान है सुभाष चंद्र बोस जी का। जो सम्मान इनको मिलना चाहिए, वास्तव में आज तक इनको वो सम्मान किसी ने नहीं दिया है, किसी भी राजनीतिक दल ने। सब अपना फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। जो वाकई में अगर आप एक बार सुभाष चंद्र बोस की जीतनी जो उनकी आत्मकथा है पढ़ लोगे, या फिर हम बात करें तो जो एक मूवी भी आई थी वो देख लोगे, आंसू आ जाएंगे आंखों में। एक अकेला व्यक्ति पूरे विश्व में जगा रहा था भारत वासियों को और एकत्र कर रहा था। असल में अगर स्वतंत्रता किसी ने दिलाई तो इन्हीं के हमलों से, जब अंग्रेज हताहत हो गए, जिन्होंने पूर्वी ओर से नागालैंड की ओर से आक्रमण किया, उस समय मेन अगर जीत हुई है भारत की, तो सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान, ठीक है। चलिए एक चित्र और है, ये सभी लोग खड़े हुए हैं, यहां पर जीते थे ये जब 203 वोट से पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा करके। तो ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर अब कि जो ये 3-4 और आंदोलन या हत्याकांड हुए उनके बारे में और देखते हैं एक एक करके हम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस तरफ, एक ही आपको दिख रहा है पंजाब मेल हत्याकांड। ये क्या है, मध्य प्रदेश का पंजाब मेल हत्याकांड। इसमें कब हुआ, कहां हुआ, देखिए 24 जुलाई 1931 का समय था। कब का, 24 जुलाई 1931 का समय था। दमोह के वीर यशवंत सिंह, जो दमोह के वीर थे, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ खंडवा, इसमें क्या हुआ, पंजाब मेल हत्याकांड यहां पर हुआ। पंजाब मेल जो ट्रेन है हमारी, उसमें क्या था कि ये खंडवा का रेलवे स्टेशन था, यहां पर दमोह के निवासी, कहां के,
दमोह के। कौन? यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हैक्सल की हत्या कर दी। किसकी? याद रखना ये नाम, हैक्सल। कहां पर? खंडवा। किसमें? पंजाब मेल। ठीक है, और खंडवा स्टेशन पर हत्या कर दी। इसमें यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव थे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें फिर? 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह व देवनारायण को फांसी दे दी जाती है। किस किस को? यशवंत सिंह जो दमोह के थे और देवनारायण, इन दोनों को फिर बाद में फांसी दे दी जाती है और दलपत राव को काला पानी की सजा दी जाती है। अब देखिए, आपने इनके नाम तक नहीं सुने होंगे, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, लेकिन काम इन्होंने उसी स्तर का किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा स्टेशन पर 1931 में, जिसमें यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव ने हैक्सल की हत्या की। ये था पंजाब मेल हत्या। इसके अलावा आपको दिख रहा है ऊपर सोहावल नरसंहार या माजन गोली कांड। कहां है भाई सोहावल? ये सतना दिख रहा है ना आपको, सतना। तो ये कब हुआ? हिनौता जगह थी, 19 जुलाई 1938। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सभा रखी गई थी। इसका नेतृत्व लाल बुद्ध प्रताप ने किया। किसने? लाल बुद्ध प्रताप। कहां? हिनौता। कब? 1938। क्लियर? क्या हुआ था? सभा में जाते समय माजन गांव के पास, हिनौता का ही एक क्षेत्र है माजन गांव, ठीक है, सभा में जाते समय, इसीलिए इसको माजन गोलीकांड बोलते हैं, सोहावल नरसंहार या माजन गोलीकांड। सभा में जाते समय माजन गांव के पास लाल बुद्ध प्रताप, रामाश्रय गौतम, मंदिर पांडे को गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो माजन गांव के लाल बुद्ध प्रताप, जिन्होंने इस सभा का नेतृत्व करने जा रहे थे, उनको रामाश्रय गौतम, मंदिर पांडे को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। ये था सोहावल नरसंहार या माजन गोली कांड, जो सतना के सोहावल, हिनौता या माजन गांव में हुआ। क्लियर? चलो, फिर ये 1942 का समय आता है, विदिशा आपको दिख रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? मध्य प्रदेश में विदिशा से। ठीक है, यहां पर मराठी युवक थे जिन्होंने करो या मरोगे नारे से प्रेरित होकर आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया और विदिशा से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ तथा मंडलेश्वर जो जगह है, मंडलेश्वर है धार में, यहां मंडलेश्वर में कैदियों ने जेल तोड़कर इस भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। कहां कहां? विदिशा से प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी ने प्रारंभ किया था, मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया विदिशा से। ठीक है, ये इसके अलावा अगर और कहां हुआ तो मंडलेश्वर धार में स्थान है, वहां पर क्या हुआ? इस आंदोलन को कैदियों ने जेल तोड़ करके आगे बढ़ाया। क्लियर? चलिए, रीवा, एक कांड रीवा में भी हुआ, रीवा पीछे थोड़ी रह जाए। रीवा चावल आंदोलन, यहां रीवा में चावल आंदोलन हुआ। कब? 28 फरवरी 1947। कहीं ना कहीं अब भारत आजाद होने वाला है, ये आखिरी घटनाक्रम है आजादी के पूर्व का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो रीवा चावल आंदोलन कब होता है? 28 फरवरी 1947। ठीक है, क्या हुआ था? रीवा जो राज्य था, इसमें जबरिया, देखिए यहां से पढ़िए, रीवा राज्य में जबरिया लेवी विरोध में क्या था? जो लेवी होती है, इसके ऊपर कर लगाया जा रहा था कि जबरदस्ती, या फिर हम बात करें तो जबरदस्ती अंग्रेज उनसे उनकी लेवी होती है, जो चावल की फसल होती है, उसको जबरदस्ती जब्त कर लेते थे और उस पर टैक्स ऊपर से लगाते थे।
ठीक है। तो रीवा राज्य में जबरिया लेवी विरोध में अंग्रेजों ने जबरदस्ती, जैसे नील आंदोलन है ना, नील की खेती करने के लिए वहां बाध्य किया था। यहाँ चावल की खेती की जो लेवी थी उसको जबरदस्ती अंग्रेज छीन लेते थे। ठीक है, इसके विरोध में रीवा में चावल आंदोलन हुआ 1947। तो पढ़ो, रीवा राज्य में जबरिया लेवी विरोध में त्रिभुवन तिवारी, भदवा ग्राम का था, भदवार ग्राम, तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया। ठीक है, दो नाम, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया, जो शिवराजपुर का रहने वाला था, इस आंदोलन कर रहे थे। इनकी सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। फिर से सुनो, रीवा में चावल आंदोलन हुआ 28 फरवरी 1947 को, कि जो रीवा राज्य में चावल की जबरिया लेवी के विरोध में यह आंदोलन त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मालिया ने किया, और इसमें सैनिकों ने उनके ऊपर इस आंदोलन में गोली चला दी। और इस गोली में क्या हुआ, दोनों त्रिभुवन नारायण तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया खत्म हो या शहीद हो। क्लियर? तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। और इसके बाद 1947 में हमारा भारत और मध्य प्रदेश हो जाता है आजाद। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो घटनाक्रम रहता है वो हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में पढ़ते हैं। तो आज ये हमारा मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास समाप्त हुआ, जो आजादी तक रहा। अगर हम बात करें तो सारे टॉपिक हर एग्जाम के मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास से कवर किए हैं। आप सभी ने अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आज तक नहीं पढ़ा है तो सामने मेरा कंटेंट है, आप सभी को समझ आ रहा होगा। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, एमपी हिस्ट्री के सारे वीडियो फुल एकदम फ्री पड़े हुए हैं। प्लीज आप उन सभी को एक बार जरूर देखिएगा। मैंने पूरे तरीके से एक एक चीज कवर करते हुए सारा मध्य प्रदेश का इतिहास आज समाप्त कर दिया। अब आपके एंड पे है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, एमपीपीएससी अगर प्री आपको निकालना है, मेंस देना है, मैंने पिछला ही क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बिना इतिहास के ये सफलता संभव नहीं है। इसलिए एमपी हिस्ट्री अभी पढ़ लो, समय है, वक्त है। दोस्तों को भी शेयर कर दो। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए पूरा कंटेंट कंटिन्यू रखूंगा और सारा कवर करूंगा बेहतर तरीके से। आपने देखा भी, प्लीज आप सभी प्लेलिस्ट में जाएं, भूल नहीं पाओगे, सीरीज भी देखें और मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास वहां है, आप जाकर जरूर देखें। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है, आपकी समर्थन की जरूरत है। मेरा भी एग्जाम है, उसको मैं भी दांव पर रखे हूं, तो आप इतना समर्थन, इतना सपोर्ट कर सकते हैं और प्लीज करिए। क्लियर? तो आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। अभी आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। जय हिंद।